में मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री चैप्टर 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हिस्ट्री कहने का मतलब ये है इतिहास, और इतिहास जो है उसमें आपको पढ़ना क्या है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, शुरुआत से लेकर के 606 ईस्वी तक पढ़ा। उसके अंदर 600 से मतलब कि एक प्रकार से जो है शुरुआत से लेकर के 1206 तक पढ़ा था। 1206 से लेकर के आप लोगों ने लगभग 1500 जो है 1757 तक पढ़ा सेकंड सेमेस्टर में। 1757 से लेकर के 1950 तक पढ़ना है आपको थर्ड सेमेस्टर में। ये है हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास जिन्होंने लिया है उसके लिए। और बाकी एक प्राचीन इतिहास होता है, तो प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर 2 तक मैंने पढ़ा दिया है। चैप्टर 3 उसका जल्दी आएगा। ये मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर 3। इससे पहले चैप्टर 2 के अंतर्गत हमने क्या डिस्कस किया था भैया? चैप्टर 2 के अंतर्गत हमने क्या डिस्कस किया था? चैप्टर 2 के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि कर्नाटक में कैसे कैसे क्या होता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष हो रहा होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया था, जिसमें हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में आपको बताया था कि 1746 में प्रारंभ हुआ, 1748 तक चला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 में प्रारंभ हुआ, 1754 तक चला। और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1756 में स्टार्ट हुआ और 1763 तक चला। तो एक प्रकार से आप देखते हैं ये कर्नाटक में खास करके अंग्रेजों और फ्रांसीसी जो कि घोर विरोधी थे, यूरोप में भी एक दूसरे के दोनों, और यहाँ पर भी भारत में चूंकि इनकी कंपनियां आई हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंग्लैंड की थी यानी ब्रिटेन की थी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये फ्रांस की थी। फ्रांस की कंपनी चूंकि उसको राजस्व सहायता मतलब कि वहाँ से फ्रांस से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था, इंग्लैंड को चूंकि मिलता था, और दोनों में आपस में संघर्ष होते हैं। तो इन्हीं संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यहाँ से जो है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जब समाप्त हो जाता है, इसमें क्या होता है, ब्रिटिश जो होते हैं ये अपने प्रभुत्व को एक प्रकार से और स्थापित करते हैं। अब यहाँ पर फ्रांसीसियों को यहाँ से भगा देते हैं, और कुल मिलाकर के अब अंग्रेजों का एकाधिकार होने लगता है मार्केट पर, व्यवसाय के क्षेत्रों पर, ठीक है, अलग अलग स्थानों पर। राजनीति में भी अब हस्तक्षेप करने लगते हैं, और इस प्रकार से आप देखते हैं अब एक तरफा राज कौन कर रहा होता है। अब अंग्रेजों का एक प्रकार से शासन बढ़ने लगा। तो अब अगला चैप्टर जो आपका है उसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? चूंकि अब अंग्रेजों का प्रतिद्वंदी या एक प्रकार से कंपटीटर कोई यहाँ पर नहीं रह गया ब्रिटेन का। सारी कंपनियां या तो इसको बेच करके चली गई या तो इसने पराजित करके भगा दिया यहाँ से। तो एक प्रकार से अब क्या होगा कि अब बंगाल में खास करके अब चूंकि जो राज मतलब कि जो नवाब रहेंगे, बंगाल के नवाब होंगे, उनसे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक प्रकार से वायसराय गवर्नर जनरल होंगे, उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच में एक प्रकार से क्या होगा भाई? द्वंद्व होगा, अर्थात दोनों के बीच में मतभेद होगा। और इसी मतभेद का एक प्रकार से परिणाम होता है प्लासी और बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ है ये एक प्रकार से किसके किसके बीच में हुआ भाई? प्लासी का युद्ध आप सभी को पता होगा। प्लासी का युद्ध जो हुआ है ये खास करके सिराजुद्दौला जो है वो और अंग्रेजों के बीच में होता है। इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास अभी हम करेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या होगा कि अब अंग्रेज लोग स्वतंत्र हो चुके थे। अब इन पर किसी प्रकार का कोई मतलब कि उनके पड़ोसियों का दबाव नहीं था, अर्थात वहाँ से अब सारे देशों को इसने भगा दिया था। अब एकाधिकार करके अब इसने बंगाल पर क्या किया, शुरू से लेकर के क्या किया भाई? अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में क्या करा? हुगली बंगाल में पड़ता है, हुगली नदी किनारे सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी 1651 ईस्वी में स्थापित करी। और यह कोठी आप देखते हैं धीरे धीरे करके बड़ी होती गई, और अंग्रेज मतलब कि एक प्रकार से धीरे धीरे करके एक चीज़ यह हुआ कि अंग्रेजों की सत्ता एक व्यावसायिक कोठी स्थापित हो जाती है। और इधर औरंगजेब जो था इसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। और औरंगजेब का पतन जो होता है आप सभी को पता होगा 1707 तक आते हैं ये ख़त्म हो जाता है, मतलब इसका पूरा समाप्त हो जाता है। वो 1690 ईस्वी में आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने औरंगजेब से क्षमा मांगी थी, जुर्माना भी दिया था। क्षमा प्राप्ति के बाद में बंगाल की अंग्रेज मतलब जो कोठियाँ थीं उनके अध्यक्ष जो थे उसका नाम था जॉब चारनोक। उसने सुतानुती गांव के पास व्यापारिक कोठी स्थापित करवाई थी। तो जब तक औरंगजेब जिंदा था या मराठे जिंदे थे, मतलब मराठा लोग या फिर जो है मुस्लिम्स, तो मराठा और मुस्लिम्स का अलग से संघर्ष चल रहा था। और इसी बीच में अंग्रेजों ने देखा कि ये भारत के लोग जो हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, अलग अलग जो है राजा महाराजा अलग अलग चीज़ों से लड़ रहे होते, मतलब कि जो है कोई दक्षिण से उत्तरवाद, यानी कोई भाषा के को लेकर के, कोई भाषा को लेकर के उतना विवाद तो नहीं था, लेकिन छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे तो आपस में वैसे लड़ा करते थे ये लोग। तो
और उसी समय कलकत्ता, एक प्रकार से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो जाती है, उसका भी प्रभाव आपको दिखेगा। और आप देखेंगे 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह उस समय था फ़र्रुख सियर से 300,000 वार्षिक जो है 300,000 रुपये वार्षिक कर के बदले कर मुक्त व्यापार का फरमान प्राप्त कर लिया था। यानी फ़र्रुख सियर ने अंग्रेज़ों को कहा था कि अब पहले 3,000 रुपये वार्षिक कर लगता था, अब ये समाप्त कर दिया मुग़ल बादशाह ने, कहा कि जाओ व्यापार करो अंग्रेज़ों से। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंगाल में अपनी नींव और मजबूत बनाई, और बंगाल के नवाब जो थे उनका नाम था फ़र्रुख सियर, और फ़र्रुख सियर ने उनको यहाँ पर व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता दे दी। तो इस प्रकार से बंगाल में अपनी शक्तियों का उदय धीरे धीरे ये लोग करने लगे। बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच की अगर बात की जाए, 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब मर जाता है तो बंगाल का नवाब था उस समय मुर्शीद कुली खां। 1713 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक गद्दी पर था ये मुर्शीद कुली खां, और एक प्रकार से नाम मात्र के लिए बादशाह था, मुग़ल बादशाह की अधीनता में स्वीकार करता था जो है मुर्शीद कुली खां। ठीक है, बंगाल में नवाब जो था ये दिल्ली के नवाब का एक प्रकार से कहा सुना मानता था, और उड़ीसा बंगाल में उस समय शामिल हुआ करता था। मुर्शीद कुली खां के बाद में आता है, गद्दी पर बैठता है शुजाउद्दीन। 1727 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, 1739 तक गद्दी पर रहता है, और बिहार को भी बंगाल में सम्मिलित कर लेता है ये। और एक प्रकार से अपनी विश्वास पात्र सेवक इसका था शुजाउद्दीन का, उसका नाम था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां को बिहार के प्रशासन का दायित्व सौंप देता है, और अली वर्दी खां जो है इसने शुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज खां की हत्या कर दी, और स्वयं बंगाल का नवाब बन जाता है। और ख़ास करके आप देखते हैं 1740 से 1756 तक शासन करता है ये कुली खां जो है। ठीक है, और इस प्रकार से आप देखते हैं जो ये था मतलब अली वर्दी खां, ये इसने क्या किया, हिंदू व्यापारियों और साहूकारों का समर्थन भी इसको मिला और इस कारण से ये बंगाल का नवाब बन गया। और अब ये अली वर्दी जो खां था ये यूरोपीय कंपनियों पर भी नियंत्रण करना चाहता था। जीन ला इसके संबंध में कहते हैं, एक इतिहासकार हैं जीन ला, कहते हैं कि अली वर्दी खां अंग्रेज़ों के प्रति ईर्ष्यालु था। वह अपने और यूरोपीय लोगों के बीच संबंधों को लेकर के स्वतंत्र रहने की कोशिश करता था। सम्राट के द्वारा प्रदत्त फरमान अथवा विशेषाधिकार की चर्चा से वह क्रुद्ध हो जाता था। तो ये अली वर्दी खां जो था इसने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा भी दी थी कि ये मधुमक्खियाँ हैं, ये बस केवल भिनभिनाती रहती हैं, और यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी, और अगर उनको छेड़ा जाए तो क्या कर देंगी, काट काट कर मार डालेंगी। ये भी ये कहता था, यानी मधुमक्खियों की उपमा दी थी अंग्रेज़ों को कि अगर इनको हम छेड़ेंगे नहीं, इनके छत्ते में हाथ नहीं डालेंगे तो अपने को कोई खतरा नहीं इससे। अगर क्या किया कि हमने इनके छत्ते में हाथ डाला तो ये काट काट करके हमको मार डालेंगे। ये भी इसको पता था, इसको जो ये अली वर्दी खां था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अली वर्दी खां जो था ये दूरदर्शी था, विवेकपूर्ण नीति अपनाता था, और इस प्रकार से आप देखते हैं कर्नाटक की तरह बंगाल आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का अखाड़ा नहीं बनने दिया इसने। और एक प्रकार से इसने मतलब युद्ध नहीं किया अंग्रेजों से, मतलब ये मधुमक्खी समझता था, यानी कि हाथ नहीं डालेंगे तब तक अंग्रेज लोग हम पर वो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये इसका ऐसे निकल गया। इसके बाद में आप देखते हैं बंगाल का नवाब, आपको पता होगा सिराजुद्दौला। 1756 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है अली वर्दी खां के बाद में 1757 ईस्वी तक शासन करता है, और इसी के बीच में आप देखते हैं युद्ध होता है। अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है चूँकि 1756 ईस्वी में, और इसका चूँकि अली वर्दी खां का कोई लड़का ही नहीं था, अली वर्दी खां का कोई संतान नहीं थी, बस मतलब कि कोई लड़का नहीं था, 3 पुत्रियाँ थीं इसकी। किसके? अली वर्दी खां की 3 पुत्रियाँ थीं। आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। अली वर्दी खां की कितनी पुत्रियाँ थी भैया? 3 पुत्री थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली पुत्री जो थी उसका नाम था घसीटी बेगम। घसीटी बेगम जो थी ये ढाका के नवाब थे उस समय, नवजेश मोहम्मद खां, उनके साथ इनका विवाह हुआ था, और इन्होंने मुराउद्दौला को गोद ले लिया था घसीटी बेगम ने। और इनकी जो मझली पुत्री थी उनका नाम था मायनुमा बेगम। मायनुमा की शादी जो हुई थी पूर्णिया का शासक था उस समय, उससे जो है इसका विवाह हुआ था पूर्णिया के शासक के साथ, और इसका लड़का हुआ था शौकत जंग। और छोटी पुत्री जो थी इनकी जो है अली वर्दी खां की, उसका नाम था अमेना बेगम। अमेना बेगम की अगर बात की जाए तो ये बिहार के नयाब, मतलब कि बिहार के नयाब थे अजीम जैन उद्दीन अहमद खां। तो इनके साथ इनका विवाह हुआ था। क्या नाम था? नायब थे उस समय अजीम जैन उद्दीन अहमद खां, इनके साथ विवाह हुआ था छोटी पुत्री अमेना बेगम का, जो कि अली वर्दी खां की पुत्री थी। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं अली, और इन्हीं से आप देखते हैं मतलब कि जो छोटी बेगम होती हैं अमेना बेगम, इन्हीं का लड़का है सिराजुद्दौला। और अली वर्दी खां के 3 दामाद थे, और इनके जीवन काल में, यानी अली वर्दी खां के जीवन काल में ही तीनों का देहांत हो गया था। अली वर्दी खां ने सबसे छोटी पुत्री के पुत्र जो थे उस समय मिर्ज़ा मोहम्मद, उनको गोद ले लिया था, और इसी मिर्ज़ा मोहम्मद जो है
ये बाद में आकर के बंगाल का नवाब बनता है और ये सिराजुद्दौला की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है 1756 ईस्वी में। जैसे ही मृत्यु होती है इसकी अलीवर्दी खां की, तुरंत गद्दी पर ये बैठ जाता है कौन? सिराजुद्दौला। इसका नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो इस प्रकार से ये जब ये गद्दी पर बैठा तो मात्र 20 साल का था और एक प्रकार से सिराजुद्दौला ये आता है और इसके उस समय बहुत सारे विरोधी भी थे सिराजुद्दौला के, क्योंकि इसकी मौसी थी घसीटी बेगम, जो बड़ी मौसी थी, मतलब बड़ी पुत्री थी अलीवर्दी खां की, वो भी संघर्ष चूँकि कर रही थी इससे कि हमको अब राज्य मिलना चाहिए। और उसका अपने उन्होंने गोद लिया था एक लड़के को, मुराउद्दौला को, तो वो सोच रही थी कि मुराउद्दौला को नवाब बनाया जाए, लेकिन चूँकि सिराजुद्दौला जो था ये इनका खुद का पुत्र था, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा एक प्रकार से वो बनता है। तो इस प्रकार से ये प्रतिस्पर्धा इन दोनों के बीच में भी चलती है। और भी उस समय आप देखते हैं सिराजुद्दौला की मौसी जो मायनुमा बेगम थी, यानी मझली मौसी, उनका भी पुत्र था जो पूर्णिया का शासक का पुत्र लड़का था शौकत जंग। उसने नवाब बनने के लिए मुगल बादशाह को प्रार्थना पत्र भेजा कि मुझको मुगल बादशाह बनना, मतलब कि मुझको मुगल बादशाह से कहा था कि मुझको भी बादशाह बना दो, बंगाल का नवाब बना दो। और इस प्रकार से, और इसका जो सेनापति था खासकर सिराजुद्दौला का मीर जाफ़र भी नवाब बनने की इच्छुक के लिए, मतलब था कि मैं नवाब बनूंगा। मीर जाफ़र सोच रहा था कि अगर अलीवर्दी खां जो मर जाते हैं तो नवाब कौन बनेगा? मैं बनूंगा। लेकिन उसकी पुत्री यानी सबसे छोटी लड़की जो है, उसका जो पुत्र था उसका नाम था क्या? उसका नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद। 20 साल का था, सिराजुद्दौला की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठ जाता है। और इस प्रकार से 3-4 लोग, यानी कि इसकी दोनों मौसी भी इसका विरोध कर रही थी जब ये गद्दी पर बैठा सिराजुद्दौला, और इसका जो सेनापति था मीर जाफ़र यानी अली कुर्दी, मतलब कि अलीवर्दी खां जो था उसका सेनापति था ये, ठीक है। और कौन? मीर जाफ़र। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इन सभी के बीच में विवाद एक प्रकार से धीरे धीरे होता गया। लेकिन सबसे बड़ा विवाद आप देखेंगे अंग्रेजों के बीच में होता है सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वीडियो में क्योंकि बंगाल में सिराजुद्दौला के बाद में ही आप देखते हैं पासा पलटता है और अंग्रेजों की जड़ जो होती है यहीं पर मजबूत होती है। प्लासी और बक्सर का युद्ध ये जो है, ये 2 ऐसे कड़ी हैं अंग्रेजों के लिए कि अगर इन दोनों कड़ियों को उसने पार कर लिया तो फिर जो शासन किया 200 वर्षों तक लगभग हमारे यहाँ पर, वो इन्हीं दोनों युद्धों के कारण परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं मिला। ठीक, सिराजुद्दौला जो है जब गद्दी पर बैठा तो क्या हुआ, क्यों ये अंग्रेजों से नाराज हो गया सिराजुद्दौला? जब ये गद्दी पर बैठा तो क्या हुआ कि राज्याभिषेक अपना जब करवाया तो उस मौके पर अंग्रेजों ने इसको उपहार नहीं दिया, बहुमूल्य उपहार दिया जाता था क्योंकि फ्रांसीसियों ने दिया था इससे पहले जो लोग बैठते थे। तो एक प्रकार से अब ये क्या हो गया कि इसको लगा कि ये जो है क्या कर रहा है, ये शौकत जंग के साथ पत्र व्यवहार कर रहे हैं अंग्रेजों को, मतलब उसको लगा शौकत जंग जो था ये इनकी मझली जो मौसी थी मायनुमा बेगम, उन्हीं का लड़का था। ये भी एक प्रकार से मुगल बादशाह से प्रार्थना पत्र भेज रहा था कि हमको नवाब बनना है। तो इस प्रकार से इसको लगा कि अंग्रेज लोग जो है ये हमारे विरोध में हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, और नवाब जो था उसने घसीटी बेगम के दीवान जो थे कृष्ण बल्लभ, उनको अंग्रेजों के से वापस मांगा क्योंकि जो ये कृष्ण बल्लभ था ये घसीटी बेगम जो बड़ी वाली मौसी थी इसकी, उसका दीवान था। तो ये भी एक प्रकार से चापलूसी कर रहा था और यहाँ से धन लेकर के भागा था, मतलब कि बंगाल के नवाब के यहाँ से, और अंग्रेजों के में मतलब अंग्रेजों के पास संरक्षण में चला गया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जब नवाब ने यानी सिराजुद्दौला ने मांगा कि जो बल्लभ कृष्ण मतलब कृष्ण बल्लभ है इसको भेज दो, इसने यहाँ से चोरी करके भागा है, मतलब कि ये मतलब कि तमाम सारा धन लेकर के भागा है। तो अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने इसको साफ मना कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या हो, ये भी थोड़ा सा एक खटका लग गया। तो जब एक प्रकार से नवाब क्या किया, नवाब एक प्रकार से एक प्रतिनिधि नवाब ने भेजा था अंग्रेजों के पास नारायण सिंह को, तो उनको भी अपमानित कर दिया था अंग्रेजों ने। और फ्रांसीसियों से युद्ध की आशंका के चलते अंग्रेजों ने कलकत्ता के किले फोर्ट विलियम के चारों तरफ खाई खुदवाना शुरू कर दिया था। नवाब ने तुरंत उन्हें खाई भरने का आदेश दिया और कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले की क्या आवश्यकता है। ये सिराजुद्दौला का कथन था। सिराजुद्दौला ने कहा था कि जब फोर्ट विलियम के चारों तरफ खाई खोदना शुरू करा अंग्रेज सरकार ने, मतलब अंग्रेजी जो एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जो नुमाइंदे थे उन लोगों ने, तो क्या करा, नवाब ने तुरंत कहा खाई खोदने का आदेश बंद करवा दिया। कहा कि तुम व्यापारी हो और व्यापारियों को किले की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी, व्यापारी हो तो व्यापार करो, किले क्यों बना रहे हो, घेरीबंदी क्यों कर रहे हो, दुर्ग का निर्माण क्यों कर रहे हो, मेरी सुरक्षा में रहते हुए तुम्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं होना चाहिए, सिराजुद्दौला ने कहा। तो सिराजुद्दौला का इस कथन का मजाक उड़ाया एक अंग्रेज घमंडी था। उस घमंडी अंग्रेज ने कहा कि यह खाई भर दी जाएगी परंतु मुसलमानों के सिरों से। उसने कहा, किसने कहा, एक अंग्रेज
जो था उसने कहा कि ये खाई भरी जाएगी, लेकिन मिट्टी से नहीं जिस मिट्टी से खुदाई हुई है। आप लोगों के सर से, यानी कि मुसलमान जो होंगे उन मुसलमानों का सर काट करके इस गड्ढे में फेंका जाएगा और उस गड्ढा उससे भरेगा, उनकी खोपड़ी से भरेगा मुसलमानों से। ये एक अंग्रेज ने कहा था। तो एक प्रकार से क्या हुआ, यह सूचना जब नवाब को मिली कि भाई इस प्रकार से ऐसा कोई अंग्रेज बोल रहा है, तो जो है क्रोधित हुआ सिराजुद्दौला। और जब क्रोधित हुआ तो उसने क्या किया, अंग्रेज़ों को सज़ा देने का प्रण लिया कि मैं अंग्रेज़ों को सज़ा दूंगा। और यही कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि विवाद की जड़ उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रकार से ये प्रथम विश्व, ये सब चीज़ सारी प्रथम विश्व बोल रहा हूँ, कि प्लासी का युद्ध वगैरह होता है। सिराजुद्दौला क्या करता है, कलकत्ता पर आक्रमण कर देता है। 4 जून 1756 ईस्वी को अंग्रेजों की कासिम बाजार कोठी पर आक्रमण कर दिया। 5 जून को कलकत्ता पर आक्रमण के लिए रवाना होता है सिराजुद्दौला। 16 जून को कलकत्ता पहुंच जाता है और उसके डर से गवर्नर ड्रेक जो थे, सेनापति मेचेन, काउंसिल के सदस्य जो भी थे, अंग्रेज महिलाएं और बच्चे जो थे, वो जहाज में बैठ करके हुगली नदी थी और हुगली नदी से के बीच समुद्र तट के निकट जो है फुल्फा द्वीप पड़ता है, उसी फुल्फा द्वीप में भाग गए। और हॉल बेल सहित बहुत सारे कुछ अंग्रेज जो थे उसने फोर्ट विलियम को बचाने की कोशिश करी। लेकिन क्या हुआ कि 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने किले पर अपना अधिकार कर लिया। और यही पर इसी समय काल कोठरी की घटना भी होती है। काल कोठरी की घटना की अगर बात की जाए तो ये घटना जो हुई थी, इस घटना के बारे में एक प्रकार से यह घटना 20 जून को हुई थी। काल कोठरी की घटना एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे तो काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में ही हुई थी। और 146 अंग्रेज कैदियों को नवाब सिराजुद्दौला के आदेशानुसार 18x14 फीट की एक अंधेरी कोठरी, यानी रोशनदान नहीं था उस कोठरी में, उसी में बंद कर दिया गया था अंधेरी कोठरी में। और गर्मी की वजह से दम घुटने से 123 अंग्रेज जो है उसमें मर गए थे और 23 लोग जिंदा बच गए थे। यानी 146 को बंद किया था और जिनमें से 123 मर गए थे और 23 लोग जिंदा बचे थे। और इसी घटना को एक प्रकार से आप देखते हैं, ये घटना होती है काल कोठरी की घटना। तो एक प्रकार से सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, और बाद में क्या होता है कि इन सभी घटनाओं के बाद में एक संधि भी होती है, अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। ठीक है, तो चूँकि सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता को जीतने के बाद में उसका नाम अलीनगर रख दिया गया था और सेनापति जो था उसका था मानिकचंद को वहाँ जो शासक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था अलीनगर का, और अलीनगर जो कलकत्ता है वहाँ का। और राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया था ये सिराजुद्दौला। और आप देखते हैं धीरे धीरे करके और चीज़ें होती हैं। बाद में क्या होता है कि जो है धीरे धीरे जो है स्थल मार्ग से क्लाइव को भी मद्रास से कलकत्ता भेजा गया। 2 जनवरी 1757 ईस्वी को मानिकचंद को रिश्वत दे करके क्या कर दिया, मानिकचंद को, चूँकि सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसको नवाब बना दिया था कलकत्ता का। किसने बना दिया था भाई, सिराजुद्दौला ने। तो इसी मानिकचंद को रिश्वत दे करके 2 जनवरी के दिन को 1757 ईस्वी में कलकत्ता पर एक प्रकार से अपना शासन जमा लेता है कौन, अंग्रेज, यानी लॉर्ड क्लाइव जो होता है वो। और इस प्रकार से आप देखते हैं, और उसने क्या कर दिया, शौकत जंग जो था यानी दूसरी मौसी का लड़का जो सिराजुद्दौला के, उसको मुगल बादशाह ने क्या कहा कि आपको मैं नवाब बनाने की घोषणा करता हूं। और इस प्रकार से क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने मोतिहारी के युद्ध से उसे पराजित करके उसकी हत्या कर दी। किसकी, जो है अपने मौसी के लड़के की। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कलकत्ता पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार करने की सूचना मिलते ही क्या किया, सिराजुद्दौला जो था ये सेना के सहित कलकत्ता चल दिया। और चूँकि इस समय अफगान आक्रमण का खतरा भी मंडरा रहा था और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से युद्ध ना करके अलीनगर की संधि कर ली 9 फरवरी को 1757 ईस्वी को। चूँकि उस समय वो भी हो रहा था, अंग्रेजों संधि इसलिए कर ली चूँकि उस समय जो है अफगान लोग भी एक प्रकार से आक्रमण के लिए आतुर थे। तो ये संधि हो जाती है। संधि के बाद में क्या होता है कि सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र भी रचा जाता है। क्लाइव को ये बात समझ में आ गई थी कि जो अहमद शाह अब्दाली है उसकी आक्रमण का खतरा खत्म होती है, सिराजुद्दौला अंग्रेजों पर आक्रमण करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा भाई, ऐसा हुआ तो फिर दिक्कत की बात है। तो एक प्रकार से तमाम सारी चीज़ें होती गई और तमाम सारे क्या किया, इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को मिला लिया और षड्यंत्र करा। षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच सिराजुद्दौला के विरुद्ध समझौता संपन्न होता है और उसमें कई सारा चीज़ें होती है। बाद में क्या होता है कि प्लासी का युद्ध इस सभी का परिणाम होकर के प्लासी का युद्ध चलता है। अब प्लासी के युद्ध के बारे में कुछ चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर देखेंगे भाई प्लासी का युद्ध का कारण क्या है। सबसे पहले तो ये जानेंगे प्लासी के युद्ध के कारण, यानी केसेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के कारण निम्नलिखित हैं, कई सारे कारण हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था, मैं डेट आपको बता दूं, 23 जून कब हुआ था,
23 जून 1757 ईस्वी को क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके कई कारण थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और चूंकि क्या हुआ कि मार्च 1757 ईस्वी में क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जीत लिया और नवाब जो था यानी सिराजुद्दौला इस घटना से क्रोधित हो गया और नवाब ने कहा कि ये अली नगर की जो संधि करी थी 9 फरवरी की डेट को 1757 ईस्वी में, ये इसका उल्लंघन है। और नवाब ने क्या किया, वहाँ से जो भागे हुए जो फ्रांसीसी सैनिक थे या फ्रांसीसी लोग थे उनको अपनी शरण दे दी। और लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरोधियों से षड्यंत्र करके समझौता पहले ही कर चुका था। और एक प्रकार से आप देखते हैं तो ये उसने कहा कि लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि के उल्लंघन का आरोप लगा दिया और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने क्या कर दिया, अपनी सेना को मुर्शिदाबाद की ओर प्रस्थान कर दिया। और एक प्रकार से लॉर्ड क्लाइव को पता था, पहले से वो प्लानिंग कर रहा था लड़ने के लिए, चूंकि उसको पता था कि भाई भारतीय लोगों को मैंने फूट डाल दिया है। तो इस प्रकार से ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो अब युद्ध की पृष्ठभूमि पूरी तैयार हो गई, मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब क्या होता है कि प्लासी का युद्ध शुरू होता है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि उत्तराधिकार को लेकर के विवाद ही चल रहा था। अली वर्दी खां की बात की जाए तो इसके मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला जो था नवाब बनता है। किसी को रास नहीं आया, मतलब कि यहाँ के व्यापारियों को भी और भी लोगों को। उसकी मौसी घसीटी बेगम ने, एक अन्य मौसी भी थी, उसका पुत्र शौकत जंग था, यानी कि दोनों लड़का, घसीटी बेगम बड़ी बेगम है जो एक प्रकार से, और जो मझली मतलब मौसी थी यानी छोटी वाली मौसी शौकत जंग उनका लड़का था। तो सेनापति मीर जाफर, ये सभी लोग अपने अपने आप को क्या कर रहा था, जो घसीटी बेगम थी ये सोच रही थी हमारा लड़का राजा बने, ठीक है। शौकत जंग सोच रहा था यानी दूसरी मौसी का लड़का कि हम राजा बने। और ये भी एक था अली वर्दी खां की लड़की का लड़का था सिराजुद्दौला, ये सोच रहा था कि, तो ये बन ही गया था 20 साल की उम्र में। तो और चूंकि मीर जाफर इसका सेनापति था अली वर्दी खां का, तो ये भी सोच रहा था हम बनेंगे। तो मीर जाफर ने क्या कर दिया, नवाब बनने के लिए अंग्रेजों के साथ मिलकर के षड्यंत्र किया और अंग्रेजों को फूट डालो एवं राज करो की नीति अपनाने का अवसर यहीं से प्राप्त हो जाता है। और इसी अवसर की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हमारे समक्ष आती है। यानी प्लासी के युद्ध का सबसे मेन कारण होता है कि मीर जाफर जब जाकर के मिल जाता है किससे, भाई अंग्रेजों से। दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा आपका जो है इसका कारण है प्लासी के युद्ध का दस्तकों का दुरुपयोग करना। मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने क्या किया, कंपनी को कर मुक्त व्यापार की सुविधा यानी दस्तक दे दी। और अंग्रेज व्यापारी अब क्या हो गए, भारतीय व्यापारियों को ये दस्तक बेच करके खुद मुनाफा उठा रहे थे और इससे नवाब को राजस्व का नुकसान हो रहा था। सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेजों से दस्तकों के दुरुपयोग हेतु मनाही की तो सिराजुद्दौला अंग्रेजों की आंख का कांटा बन गया और इस प्रकार से ये युद्ध का एक प्रकार से एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अगला कारण ये रहा कि सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर अधिकार कर लेना। गद्दी पर बैठने के बाद में क्या किया सिराजुद्दौला ने, क्या करा भाई, अंग्रेजों की लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश करी और उसने कासिम बाजार कोठी और कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। और इससे अंग्रेज उत्तेजित थे और उसे रास्ते से हटाने को प्रतिबद्ध हो गए और लगातार इसको लेकर के षड्यंत्र करने लगे। और एक घटना और होती काल कोठरी की घटना, इससे अंग्रेज लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए। यानी जब सिराजुद्दौला पर बस ना चला तो उसने क्या किया, उसे बदनाम करने के हेतु हाल बेल ने उस पर काल कोठरी की घटना में 123 अंग्रेजों की मौत का आरोप लगाया और यह भी प्रचार किया कि ऐसे निर्दयी व्यक्ति को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। यानी जनता में फैल गया कि भाई सिराजुद्दौला क्या है, सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा क्रूर है, निर्दयी है। इसने 146 लोगों को जो है उसमें बंद कर दिया एक कोठरी में और जिनमें से 123 मर गए, 23 केवल बचा था, 23 लोग बचे थे, बाकी दम घुटने के कारण सभी लोग मर गए थे। बिना रोशनदान के, बिना कोई प्रकाश के अंधेरी का मतलब की कोठरी थी उसी में बंद कर दिया था एकदम कस्सिम गुस्सा में। तो लोग एक प्रकार से दम घुट गया था, चूंकि वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं रहा था, तो मर गए थे सभी लोग, ठीक है। 23 लोग केवल जिंदा बचे थे। तो इस घटना का आरोप भी लग गया सिराजुद्दौला पर, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, अगला कारण ये लिख सकते हो सिराजुद्दौला द्वारा कोई मतलब की गई भूलें। सिराजुद्दौला ने कई भूलें भी करी, जैसे कि प्लासी की युद्ध के लिए सिराजुद्दौला की तमाम सारी भूलें हैं, जिन भूलों को यहाँ पर समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहली भूल तो ये आप लिख सकते हो, पहली भूल क्या लिख सकते हो भाई, पहली भूल ये है कि अलीनगर संधि की सभी शर्तों को स्वीकार करने से अंग्रेजों की हिम्मत और बढ़ गई और इन शर्तों से सभी लाभ अंग्रेजों को ही हुए थे। क्योंकि क्या हुआ कि अंग्रेज लोग जो एक प्रकार से जब फिर से युद्ध होने वाला था तो उस समय अहमद शाह अब्दाली यानी जो अफगान था, तो वो एक मूवी देखिएगा 1757 ईस्वी में वो बनी है, पानीपत मूवी बनी है, ठीक है। पानीपत मूवी आपने देखा नहीं देखा, तो पानीपत मूवी देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली वगैरह का है, ठीक है। वो मूवी बड़ी धाकड़ मूवी है, अर्जुन कपूर की है, मतलब उसमें इतिहास के बारे में कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी,
ठीक है। तो जो ये अलीनगर की संधि हुई थी, इसमें कहा गया था कि मुगल बादशाह द्वारा जो जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं उनका उपभोग की स्वीकृति नवाब जो है को देना पड़ेगा, और अंग्रेजों की दस्तक पर आने वाले सामान पर संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीमाओं में कोई अंतर मतलब कोई कर नहीं लगाया जाएगा, ये भी चीज़ बताई गई। और इसके अलावा ये भी बताया गया इसी में कि नवाब ने अपने मतलब अंग्रेजों को किलेबंदी की अनुमति भी प्रदान कर दी कि अंग्रेजों लोग अब किलेबंदी कर सकते हैं। कंपनी को सिक्के ढालने की अनुमति भी नवाब ने दे दी। तो ये तमाम सारी नवाब ने क्या किया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में अंग्रेज प्रतिनिधि के रूप में रखना स्वीकार कर दिया। तो एक प्रकार से क्या हुआ, अलीनगर की संधि से अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, ये भी एक कारण हुआ। ये एक प्रकार से अंग्रेजों, ये भूल थी इसकी सिराजुद्दौला की। अगला इसकी ये भूल थी कि नवाब ने अपने व्यवहार से अपने कई अधिकारियों को नाराज कर दिया और उनके प्रति विवेकपूर्ण नीति अपनाई, और इससे असंतुष्ट होकर के वह विरोधी पाले में चले गए। जो इनके साथी लोग थे वो भी इनसे अलग हट गए। अगला है, नवाब ने क्या किया, फ्रांसीसियों की सहायता नहीं की, उल्टे उनके पतन को मूक दर्शक बन करके देखते रहे। और यही सबसे बड़ा कारण है, अगर फ्रांसीसियों को रोक लिया होता इन लोगों ने, फ्रांसीसियों को एक प्रकार से उनके पतन को नहीं देखते, उनको फंड या फिर उनकी मदद कर देते थोड़ी सी, तो फ्रांसीसी लोग होते तो फिर मज़ा आता। क्या होता, फिर दोनों शक्तियों को आपस में हम लोग टकरा करके फिर मज़ा लेते इन लोगों का, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो मज़ा ले गया पहले से। इस प्रकार से चीज़ें उस लोगों ने करी। इसके अलावा इसकी भूल ये थी सिराजुद्दौला की कि षड्यंत्र की जानकारी होने पर भी मीर जाफर आदि को कैद नहीं किया गया। और डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा है इस संबंध में, चूंकि इसको पता था कि षड्यंत्र चल रहा है सिराजुद्दौला को, फिर इसने मीर जाफर को बंदी बना लिया होता तो शायद एक प्रकार से ये घटना ना होती, दूसरी बात होती। तो इस बात को लेकर के एक प्रकार से डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार इतिहासकार कहते हैं ये कि यदि नवाब ने शीघ्रता से कार्य कर मीर जाफर को बंदी बना लिया होता तो अन्य षड्यंत्रकारी आतंकित हो जाते और षड्यंत्र असफल हो जाता। किसी सख्त कार्रवाई के स्थान पर नवाब खुद मीर जाफर से भेंट करने गया और अली वर्दी खां के नाम पर उससे मिन्नतें करी। तो एक प्रकार से ये देखे, तो एक प्रकार से जब ये ही मिलने चला गया तो उसको लगा मीर जाफर को कि भाई हमें ही सब कुछ है, और इस प्रकार से उसने जाकर के अंग्रेजों से मिल गया हुआ और सारी चीजें हो गई। ओके, तो इन चीजों को समझने का प्रयास आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है, अगला तो देखेंगे ये है आपका, ये जो युद्ध हुआ ये प्लासी का युद्ध था। इसके अलावा और भी सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा था। चंदनगर पर अंग्रेजों का आधिपत्य और दुश्मन का एक प्रकार, दुश्मन का मित्र दुश्मन होता है, इस प्रकार से लोगों ने सोचना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अंग्रेज लोग जो होते हैं, ये प्लासी का युद्ध एक प्रकार से मतलब प्लासी का युद्ध की ये पृष्ठभूमि, ये कारण होते हैं जिससे प्लासी का युद्ध प्रारंभ होता है। ओके, तो ये प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध की अगर बात की जाए तो इससे क्लाइव जो था उसने 950 यूरोपीय पदाती को लेकर के आया था। 100 यूरोपीय तोपची थे इसके पास, 50 नाविक थे, 2100 भारतीय सैनिक की एक विशाल सेना थी इसके पास, लॉर्ड क्लाइव के पास, और मुर्शिदाबाद की ओर प्रस्थान करता जो कि राजधानी थी सिराजुद्दौला की। और इस प्रकार से 22 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव भागीरथी नदी के तट पर स्थित प्लासी नामक गांव पहुंचता है। नवाब जो है अपनी 50,000 की सेना के साथ पहले से ही प्लासी पर पहुंच चुका था, और नवाब के साथ कुछ फ्रांसीसी तोपची भी थे। क्लाइव जो था पहले तो नवाब की विशाल सेना को देख करके डर गए जाता है, लेकिन षड्यंत्र की वजह से ज़्यादातर सेना ने तो युद्ध में भाग ही नहीं लिया। और इस प्रकार से 50,000 की विशाल सेना जो थी नवाब के पास, सिराजुद्दौला के पास, उनमें से लगभग आधी से ज़्यादा सेना जो है लगभग वो इसके साथ नहीं लड़ रही थी, मतलब उसने लड़ने से साफ मना कर दिया। और ये सारी चीज़ें जो होती, इसके अलावा जो इसका बायां भाग माना जाता था सेनापति मीर जाफर, उसने क्या कर लिया, और नवाब की सेना का मतलब कि सेना का दाहिना भाग जो है राय दुर्लभ की कमान में था, बायां भाग मीर जाफर की कमान में था, और दोनों एक प्रकार से पहले से अंग्रेजों से मिले हुए थे। और युद्ध के दौरान क्या हुआ, ये लोग निष्क्रिय हो गए, मतलब अपनी सेना को मतलब आक्रमण करने की आज्ञा नहीं दी। और एक प्रकार से क्लाइव की घबराहट इससे दूर हो गई कि भाई दोनों जब दाएं बाएं भाग हमारे ही हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 23 जून 1757 ईस्वी को केवल मीर मदान, मोहनलाल और फ्रांसीसी तोपचियों ने जान की बाजी लगा करके भीषण युद्ध करा। और इस प्रकार से आप देखते मीर जाफर को निष्क्रिय देख करके नवाब ने अपनी पगड़ी उतार करके उसके कदमों में रख दी और संरक्षण की प्रार्थना करी। और उस धूर्त विश्वासघाती ने क्या कर दिया, युद्ध बंद करने की सलाह दी और अगले दिन आक्रमण का वचन दिया। और नवाब ने युद्ध बंद करने का आदेश दे दिया। और उसी समय आप देखते हैं कि कई सारी चीज़ें होती हैं, एक सेना की टुकड़ी आती है
और नवाब के वापस जाते सैनिकों पर आक्रमण करके भगदड़ मचा देती है और खुद नवाब भी मुर्शिदाबाद भाग जाता। तो कई सारी चीज़ें होती है। मीर जाफर का पुत्र मीरन, उसने सिराजुद्दौला का मोहम्मद बेग के हाथों कत्ल करवा दिया और 24 जून को मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचता है। 5 दिन के बाद में लॉर्ड क्लाइव जो होता है उसने मीर जाफर को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब घोषित कर दिया। तो यह प्लासी का युद्ध जो था कुल मिलाकर के अगर बोले तो एक मुठभेड़ मात्र थी। इसमें भगदड़ के अतिरिक्त कुछ और नहीं था। यह एक छोटी सी अवधि का युद्ध होते हुए भी विश्व इतिहास के बड़े बड़े युद्धों से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ और इसके प्रभाव दूरगामी सिद्ध हुए। भारत का खजाना बंगाल अंग्रेजों की मुट्ठी में आ गया और अंग्रेजों द्वारा बंगाल के इस आधिपत्य से समस्त भारत की विजय का मार्ग खुल गया, प्रशस्त हो गया। और इस प्रकार से आप देखते हैं भारत जो है क्या हो गया, भारत धीरे धीरे अंग्रेजों का गुलाम बनता हुआ चला जा रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि प्लासी एक व्यापार का केंद्र था जिसमें बंगाल के धनवान सेठों और मीर जाफर ने मिलकर के नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। इस प्रकार से ये तमाम सारी चीज़ें हुई। इसके आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, तमाम सारे प्रभाव पड़े। प्लासी का युद्ध एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे भारत की दृष्टि से बहुत बेकार युद्ध माना जा सकता है और खास करके अंग्रेजों की दृष्टि से बहुत अच्छा युद्ध उन लोगों ने, अच्छा युद्ध क्या लड़ा, घंटा लड़ा, कुछ युद्ध तो नहीं लड़ा था। बस ये हुआ कि अब से सब फूट डाल करके, यही होता है ना, कहते हैं कि जो है मुस्लिम्स लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वो होते हैं मतलब कि आप देखें बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत ज़्यादा बताते हैं कि मतलब कि ईमानदार होते हैं। तो क्या हुआ, यही लोग यही मतलब ये युद्ध अगर आज खास करके सिराजुद्दौला जीता होता, मीर जाफर अगर ये चापलूसी ना किया होता तो शायद आज भारत की स्थिति ऐसी नहीं होती, या भारत आज़ाद मतलब कि जो भारत एक प्रकार से 200 साल अंग्रेजों की गुलामी झेलता रहा वो नहीं झेल पाता। ठीक है, तो एक प्रकार से ये लोग एक प्रकार से ना तो दिल्ली का बादशाह वो जो वहाँ पर बैठे थे वो सब एक अपने आप को सिलेंडर कर देते थे अंग्रेजों के सामने, ऐसे सिलेंडर, लो साहब अब तुम ही हो। बस बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें, डींग मारना हुआ, हाँकना हुआ तो बोलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि ये लोग क्या करने लगे, फिर धीरे धीरे करके अंग्रेजों की शरणार्थी होने लगे, आपसे मसब लड़ने लगे। सबसे बड़ी बात तो यही थी, चाहे हिंदू राजा की बात कर लो, चाहे अंग्रेजी राजा की बात कर लो। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, हिंदू आपस में लड़ रहे थे। इस प्रकार से जो एक प्रकार से बड़े बड़े योद्धा, तलवारबाज जो ये दुनिया भर का बनते थे अपने भारत के, सब लोगों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इससे इसको लड़ा करके, उससे उसको लड़ा करके और पूरा तहस नहस कर डाला। और इस प्रकार से आप देखते हैं प्लासी का युद्ध एक प्रकार से बहुत ही एक प्रकार से क्या हो गया, निर्णायक सिद्ध हुआ अंग्रेजों की दृष्टि से। और अंग्रेज लोग अब एकदम से बेखौफ होकर के भारत की पृथ्वी पर अपना आधिपत्य एक प्रकार से जमा चुके और बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार से क्या हुआ, मीर जाफर जो था, मीर जाफर एक प्रकार से, उसके बाद में मीर जाफर जो है वो एक प्रकार से बैठता है अंग्रेजों के उस पर बैठता है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे करके मीर जाफर ये कपटी व्यक्ति था और घर का भेदी था और क्लाइव का गधा बोलते हैं इसको लोग, और क्लाइव की कठपुतली भी बोला जाता है, क्लाइव का सियार भी लोग कहते हैं इसको। मीर जाफर कंपनी को पैसा देता था लेकिन उससे भी कंपनी की भूख समाप्त नहीं हुई और तब नवाब ने क्या किया, 2 वर्ष के लिए वर्धमान तथा नदिया के जिले भी अंग्रेजों को दे दिया। 1760 ईस्वी में क्या हुआ कि कंपनी का मीर जाफर पर 25 लाख का शेष मतलब कि कर्जा रह गया। एक प्रकार से आप देखिए धीरे धीरे करके 25 फरवरी 1760 ईस्वी को लॉर्ड क्लाइव जो होता है इंग्लैंड चला जाता है। उसका गवर्नर आता है हॉलबेल, उसको सौंप करके राज्य की अब यहाँ पर देखो कंपनी और मैं जा रहा हूँ। और एक प्रकार से बंगाल का वास्तविक गवर्नर उस समय जो है बेनस्टार्ट को बनाया जाता है। बेनस्टार्ट जो था मद्रास में था उस समय। हॉलबेल को कुछ समय गवर्नर का दायित्व निभाना पड़ा था। हॉलबेल के बारे में भी कई सारी चीज़ें, हॉलबेल जो है आरोप लगाता था, वो कहता था कि क्लाइव की भांति बंगाल के नवाब ने भी धन ऐंठना चाहता है और मीर जाफर द्वारा धन की पूर्ति न करने पर हॉलबेल ने मीर जाफर पर दोषारोपण किया और कहा कि मीर जाफर अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल है। डच लोगों के साथ मिलकर के मीर जाफर अंग्रेज विरोधी षड्यंत्र रच रहा है। मुगल राजकुमार अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय जो था, ये मुगल बादशाह दिल्ली का, इसके साथ मिलकर के अंग्रेज विरोधी षड्यंत्र रच रहा है जो है मीर जाफर को अंग्रेजों ने ही चूंकि गद्दी पर बैठाया था और अब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि यही जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने लगा है। तो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जाफर ने षड्यंत्र जो किया था, अब मीर जाफर के जमाता जो था उसका दामाद था, मीर जाफर का दामाद ही था, मीर जाफर की पुत्री का पति था यानी दामाद मीर कासिम।
मीर कासिम जो होता है, ये मीर जो है उसके खिलाफ जो है उसने मतलब षड्यंत्र करवा दिया। अंग्रेजों ने मिलकर के मीर कासिम से मिल गए और कहा कि तुमको शासन करवा देंगे। तो मीर कासिम ने नवाब बनने के लिए कलकत्ता काउंसिल के साथ 27 सितंबर 1760 ईस्वी को एक शर्त स्थापित मतलब एक संधि करी। संधि में कहा गया कि मीर कासिम ने कहा, मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, ठीक है, और ये एक प्रकार से गद्दी पर बैठने के लिए क्या किया, एक संधि करी अंग्रेजों के साथ। और कहा कि मीर कासिम ने क्या कहा, कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर, चिटगांव, इन सभी जिले को मैं सभी का मतलब कि ये तुम्हारा हो जाएगा। सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी को आधा भाग देने की स्वीकृति बनी इसमें। दक्षिण के अभियान के लिए मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों को 5 लाख रुपया देना स्वीकार किया इसने। कंपनी और मीर कासिम दोनों के द्वारा एक दूसरे के आदमियों को अपने अपने क्षेत्र में बसने की अनुमति प्रदान कर दी। मीर कासिम ने वचन दिया कि कंपनी को मित्र उसके मित्र होंगे और कंपनी का शत्रु उसका शत्रु होगा। ये मीर कासिम ने कहा अंग्रेजों से, और कंपनी के नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और एक प्रकार से नवाब को सैन्य मदद जो होगी वो कंपनी मुहैया कराएगी, ये मीर कासिम ने कहा। और इस प्रकार से क्या हुआ, मीर जाफर के खिलाफ भी षड्यंत्र हुआ। मीर कासिम जो था वो उसका दामाद ही था, लेकिन वो भी एक प्रकार से उसके खिलाफ षड्यंत्र, चूंकि षड्यंत्र यही ही खून में एक प्रकार से बस रहा था, तो षड्यंत्र ही षड्यंत्र करता है तो लोहे लोहे को काटता है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी होनी ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस प्रकार से क्या होता है कि बक्सर का युद्ध एक प्रकार से आगे चल करके बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और बक्सर का तत्कालिक कारण था आंतरिक व्यापार, और आप देखते वास्तविक कारण था नवाब की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं, और नवाब मीर कासिम अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का कांटा बनने लगा। और मीर कासिम भी धीरे धीरे करके कलकत्ता फोर्ट विलियम के गवर्नर हैरी बेरेलास्ट ने कहा कि मीर कासिम और कंपनी के मध्य झगड़े 2 कारणों से में विभक्त किए जा सकते थे, तत्कालिक और वास्तविक। तत्कालिक कारण जो था वो आंतरिक व्यापार था, उसमें दोनों में एक प्रकार से दिक्कत हुआ करती थी। तो मीर कासिम के बीच में भी आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत एक प्रकार से विवाद होने को प्रारंभ होता। तो बक्सर के युद्ध की अगर बात करें हम, देखें बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था भाई, बक्सर का युद्ध जो हुआ था 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में बक्सर के युद्ध ने क्या किया, प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी के अपूर्ण कार्य को क्या कर दिया था, पूर्ण कर दिया था। अंग्रेजों को जो कुछ भी अभी लग रहा था कि अभी भी भारतीयों के पास दम है थोड़ा सा, उस दम को एक प्रकार से खत्म करने का प्रयास, यानी कि उनको लग गया कि अब भारतीयों के पास कुछ नहीं, लड़बड़ नहीं पाते हैं, एकदम से गोगा हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को लग गया कि इन लोगों में अगर फूट डाल लेंगे तो सब कुछ संभव कर सकते हैं। गरहीन में इनका दामाद है, उन्हीं से झगड़ा करवा दो, उनका लड़का है, उन्हीं से झगड़ा, मंत्री से उन्हीं से एक प्रकार चालबाजी चलवा दो, ये सब चीज़ें। तो क्या किया, यह कथन सत्य ही प्रतीत होता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है। मुगल बादशाह उस समय थे शाह आलम द्वितीय, वो दिल्ली में बैठे थे, लेकिन उनका पेंशनर बन जाता है मतलब कि अंग्रेजों का। और एक प्रकार से मतलब ये केवल वैसे नाम मात्र के ही हैं। औरंगजेब के बाद में कोई नहीं था। ये लोग क्या करते थे, केवल हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। जो हिंदू कम्युनिटी थी उन पर मुस्लिम से जो लोग बाहरी आक्रांता थे वो लोग इन्हीं को मारते थे। हिंदुओं को मुसलमान बनाना हुआ, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना हुआ। जब अंग्रेजों लोग आए तब इन लोगों को लगा कि भाई हमसे भी कोई तगड़ा आ चुका है, और वो तगड़ा वगड़ा वो भी कुछ नहीं था। वो क्या कर रहा था, बस दोनों में एकदम से फूट डाल करके बुद्धि से, तर्क से मारते थे अंग्रेज लोग, ठीक है। तर्क मतलब समझ रहे हैं, बीच में इधर करो इधर करो, मार करवाए दी। मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है, पेंशनर बन गया वो, यानी पेंशन लेने लगा। और बक्सर के युद्ध में आप देखते हैं अंग्रेजों ने एक साथ 3 शक्तियों को परास्त किया। कौन कौन सी शक्तियों को परास्त किया था, पहला तो बंगाल का नवाब जो था मीर कासिम। मीर कासिम को किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। मीर जाफर को बनाया था, लेकिन मीर कासिम को परास्त किया अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में। इसके अलावा अवध का नवाब था उस समय सुजाउद्दौला को भी पराजित किया। और मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, इनको भी, यानी 3 महाशक्तियों को, महाशक्ति क्या बोलेंगे, 3 शक्ति बोल दो, इन 3 शक्तियों को क्या कर दिया, एकदम से धुआं कर दिया। किसने कर दिया भाई, अंग्रेजों ने कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये सभी लोग एक प्रकार से एक नेतृत्व, कुशल नेतृत्व नहीं था इनके पास। बस सभी लोग सोच रहे थे कि हम ही सब कुछ बन जाएं, बस ये चीज़ था। और उसके लायक तो होते हैं, मतलब एक प्रकार से उसके अगर योग्य हो तो बनोगे, बिना योग्य के ही बनने के लिए तो दूसरे से, अंग्रेजों से मदद मांगने चले जाते थे। बक्सर के युद्ध के कई सारे कारण थे, आइए कारणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा आता है। बक्सर के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था कि दस्तक के प्रश्न पर। दस्तक के प्रश्न के मतलब क्या होता है, 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट जो था फर्रुख सियर,
उसने क्या करा कि एक फरमान द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल में आयात निर्यात कर से छूट दे दी थी, और अंग्रेजी व्यापारी जो थे इस पास यानी पास माने दस्तक जिसको बोलते हैं उसके द्वारा कर में छूट प्राप्त करते थे। अंग्रेज अधिकारियों ने यह दस्तक धन देकर के भारतीय व्यापारियों को देना शुरू कर दिया, दस्तक माने पास, और इससे मीर कासिम को राजस्व का नुकसान होने लगता है। और इस दस्तक की प्रश्न पर अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में गतिरोध उत्पन्न होता है, मतलब कि दोनों में भाई अगर मैंने तुमको एक प्रकार से दिया है कि हैं तुम एक प्रकार से तुम्हारा कर नहीं लगेगा तो तुम सबको बांटते क्यों फिर रहे हो। तो मीर कासिम ने क्या किया भाई, जो है मीर कासिम ने क्या किया, चातुर्य का परिचय दिया यहाँ पर। और क्या किया मीर कासिम ने यहाँ पर करा, क्या करा भाई, मीर कासिम ने यहाँ पर सभी आंतरिक कर जो है हटा लिया, और अब भारतीय व्यापारी भी बिना कर के व्यापार कर सकते थे। उसने कहा कि जब ये लोग बेच रहे भारतीय व्यापारियों को तो ऐसा करते मीर कासिम ने कि अब सारा हटा लो, यानी कि सभी लोग मुक्त व्यापार करेंगे। और अब भारतीय लोग भी व्यापार करने लगे और वे भी अंग्रेज व्यापारियों के समान हो गए। अब क्या हुआ, जिससे अंग्रेजों का भारतीय व्यापारियों को दस्तक बेच करके प्राप्त किया जाने वाला जो मुनाफा था वो ख़त्म हो जाता है। इससे अंग्रेज जो होते हैं क्रोधित होते हैं किस पर, मीर कासिम पर। और इसके बाद में होता क्या है कि बेनस्टार्ट और वारेन हेस्टिंग्स इनका कहना था कि यदि मतलब यह मीर कासिम का अपना मसला है, नवाब ने अपनी प्रजा पर आसीन अनुग्रह किया है, हमारे पास उसका विरोध करने का कोई तर्क नहीं है, ये बेनस्टार्ट और वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था। इसके विपरीत कलकत्ता परिषद के सदस्य चाहते थे कि नवाब जो है अपनी प्रजा पर कर लगाए ताकि वे दस्तक का दुरुपयोग कर सकें अंग्रेज अधिकारी, जिससे पटना के अधिकारी एलिस ने नाराज होकर के पटना पर आक्रमण कर दिया। और इस प्रकार से आप देखते हैं ये बक्सर का युद्ध प्रारंभ मतलब कि एक कारण ये बन गया। अगला प्रश्न बक्सर के युद्ध का कारण, अगला कारण क्या है, न्याय के प्रश्न पर। न्याय के प्रश्न का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास। आंतरिक व्यापार के अतिरिक्त मीर कासिम यह भी चाहता था कि किसी भी प्रकार के झगड़े की स्थिति से में कंपनी के जो है गुमास्ते नवाब की अदालतों के अधीन जो है कार्य करें, और कंपनी के गुमास्ते वृक्षों के नीचे न्यायालय लगाते थे और मनमाना दंड देते थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार न्याय का तरह भी झगड़े का कारण बना, मतलब कि न्याय का कारण भी एक प्रकार से न्याय करने का एक प्रकार से जो ये तरीका था ये भी झगड़े का एक कारण बन जाता है, और इस प्रकार से बक्सर का युद्ध प्रारंभ होता है। इसके अलावा इसका अगला कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है भाई, इसका अगला कारण हो सकता है कंपनी के कर्मचारियों की लूट। कंपनी के कर्मचारियों की लूट की अगर बात की जाए, कंपनी के कर्मचारियों की लूट की बात की जाए तो ये भी एक प्रकार से कारण बना, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी जो थे वो फर्जी लूट रहे थे, महंगा सामान बेच रहे थे। नवाब ने कंपनी से शिकायत करी कि उसके कर्मचारी प्रजा को लूट रहे हैं, वे बलपूर्वक रैयत का माल कम दामों पर खरीद करके उसे बाजार में ज़्यादा मूल्य पर बेच रहे हैं और बलपूर्वक बेच रहे हैं, ज़बरदस्ती बेच रहे हैं, जिससे मुझे 25 लाख प्रतिवर्ष की हानि हो रही है। ऐसा हुआ, ये भी एक कारण बना। इसके अलावा मीर कासिम को पद से हटाना ये भी एक प्रकार से क्या बना, बक्सर के युद्ध का कारण बना। मीर कासिम को पद से हटा दिया गया। मीर कासिम ने संधियों का मतलब कि अक्षरशः पालन किया, और वह अंग्रेजों की शक्ति बढ़ने से और अपनी शक्ति अधिक कम होने से रोकना चाहता था उसको। उसकी यही कोशिश अंग्रेजों को रास नहीं आई। उसकी योग्यता, निर्भीकता, कुशल प्रशासनिक क्षमता अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेजों को पुराने कठपुतली नवाब मीर जाफर की याद आने लगी, और उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को परास्त करके जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को फिर से गद्दी पर बंगाल का नवाब बना करके घोषित कर दिया। क्योंकि मीर जाफर का ही दामाद कौन था, मीर कासिम था। मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, और मीर कासिम जो था जब उसको लगा कि भाई मीर कासिम जो है मीर जाफर से भी ज़्यादा तेज निकल रहा है, तो उसने क्या किया, मीर कासिम को परास्त कर दिया अंग्रेजों ने, और क्या करा, उसका फिर से मीर जाफर जो था यानी उसका ससुर था उसको गद्दी पर बैठा दिया, कहाँ के, बंगाल का नवाब बना दिया। अब क्या हुआ, अगला कांड क्या था, पटना हत्याकांड की घटना। पटना हत्याकांड की घटना क्या हुई, यानी अपदस्थ होने के बाद में मीर कासिम जो था यह मुंगेर से भाग करके पटना आया, मतलब कि जब इसको भगा दिया गया, मतलब कि पद पर नहीं था वो उसके बाद में, और उसने 200 अंग्रेजों को बंदी बना करके उनको मौत के घाट उतार दिया, जिससे अंग्रेज अत्यधिक नाराज हुए और उन्होंने उसे पटना हत्याकांड की संज्ञा दे दी, और अंग्रेज इसका प्रतिशोध लेना चाहते थे, और ये युद्ध में प्रतिशोध जा करके बदला। इसके अलावा अगला कारण क्या था, त्रिशक्ति समझौता का संपन्न, मतलब त्रिशक्ति संपन्न समझौता हुआ। त्रिशक्ति कौन कौन सी, मीर कासिम जो था चूंकि इतनी जल्दी हार मानने वाले में से था नहीं,
वह कहाँ गया मदद मांगने के लिए? अवध के नवाब के पास आया यहाँ पर सिराजुद्दौला, यानी कि यहाँ पर अवध का नवाब जो है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला तो वहाँ का था, बंगाल का। सिराजुद्दौला का ही एक प्रकार से जो होता है जो है वो लड़का, उसका नाम मतलब सिराजुद्दौला तो उसका लड़का अलीवर्दी खां का एक प्रकार से पुत्री का पुत्र था, छोटी लड़की का लड़का था, ठीक है। और अलीवर्दी खां के एक प्रकार से यानी कि क्या था, नाती था एक प्रकार से बोल सकते हो, ठीक है। तो वो एक प्रकार से सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला के बाद में गद्दी पर बैठता है वो, ठीक है। बाद में आकर के तो ये मीर जाफर, मीर कासिम का दामाद, फिर मीर जाफर गद्दी पर बैठ जाता है। तो क्या हुआ कि उस समय यहीं पर अवध में, अवध के नवाब था उस समय सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला जो था ये अवध का नवाब था। यहाँ पर बनी हुई है अवध में, अयोध्या में आप देखते हैं गुलाब बाड़ी वगैरह जो बनी हुई है, गुलाब बाड़ी अयोध्या में है अभी भी। तो गुलाब बाड़ी जो है अयोध्या में, मतलब कि फैजाबाद में, तो वो सुजाउद्दौला का एक प्रकार से वहीं पर मकबरा है शायद। तो वो सुजाउद्दौला जो है इसके पास, मतलब सुजाउद्दौला के पास आता है कौन, ये मीर कासिम। और किस्मत से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो थे, नवाब सुजाउद्दौला के अतिथि उस समय थे, यानी वो भी आए थे दिल्ली से अयोध्या में टहलने घूमने के लिए। तो क्या हुआ कि इनके दोनों के बीच में अंग्रेज विरोधी त्रिशक्ति समझौता होता है तीनों के बीच में, यानी मीर कासिम के बीच में, और जो है अयोध्या के नवाब थे, मतलब अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और जो है जो मुगल बादशाह थे उस समय दिल्ली पे, उनका नाम था क्या, उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने समझौता किया। तो ये त्रिशक्तियों का समझौता जो संपन्न हुआ, इससे भी कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों ने सोचा कि भाई युद्ध होना ही चाहिए, और इन लोगों ने भी सोचा कि भाई युद्ध करना ही है। इसके अलावा शत्रुता की नीति जो है, सुजाउद्दौला की नीति। सुजाउद्दौला चूंकि अवध का नवाब था, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला की जो है गिद्ध दृष्टि बंगाल पर भी थी, यानी कि ये भी जो था ये बंगाल को भी अपने हाथों में करना चाहता था। शुरुआत से ही इसका मन था कि बंगाल को भी जीता जाए। और इसमें क्या हुआ कि अपनी फायदे के कारण से क्या हुआ, व्यक्तिगत फायदे के कारण से उसने मीर कासिम से समझौता करा था कि भाई मीर कासिम हमारे साथ होगा, इसको पता है हर एक चीज़ें, तो फिर बाद में हम शासन करेंगे वहाँ पर। क्या हुआ कि मीर कासिम को गद्दी वापस दिलाने में सहायता करना, ये भी एक प्रकार से इसका उद्देश्य था। किसका, मतलब इस समझौते का जो त्रिशक्ति समझौता हुआ था, इसमें कहा गया कि मीर कासिम को उसको गद्दी पुनः मिलेगी, मतलब बंगाल की गद्दी, और बिहार को प्राप्त एक प्रकार से किया जाएगा इसी के माध्यम से। मीर कासिम के पास 10 करोड़ का कोष था, और उसे प्राप्त करने के लिए भी कहीं ना कहीं पे सुजाउद्दौला और अवध का नवाब शाह आलम द्वितीय इन लोगों ने समझौता किया। मीर कासिम के द्वारा नवाब सुजाउद्दौला को 11 लाख रुपए प्रतिमाह उसकी सेना का खर्च उठाना स्वीकार किया, कहा कि हाँ मैं खर्च उठाऊंगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, युद्ध का एक कारण बना। इसके अलावा अगला शाह आलम का उद्देश्य क्या था, शाह आलम जो है प्राणों के भय के कारण से दिल्ली से भाग आया था, और इलाहाबाद में आकर के रुका था। यहीं पर मीर कासिम उससे मिला था। शाह आलम ने 3 बार बंगाल व बिहार पर आधिपत्य करने की कोशिश करी थी, जिससे अंग्रेजों ने असफल कर दिया था, और वह अंग्रेजों से काफ़ी नाराज भी था। इसके फलस्वरूप त्रिशक्ति समझौता संपन्न हुआ। तो ये भी चीज़ें हैं। त्रिशक्ति संघ की कमजोरी क्या थी भाई इन लोगों की, क्योंकि मीर कासिम को समर्थन देने के बाद भी जो सुजाउद्दौला और शाह आलम जो द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय ये मुख्य रूप से अंग्रेजों से संपर्क रखे हुए थे। ये भी बात थी, संपर्क मतलब अंग्रेजों से भी संपर्क साध रहे थे और इससे भी। तो क्या हुआ कि सुजाउद्दौला का उद्देश्य बिहार एवं मीर कासिम का कोष प्राप्त करना था, यानी ये धन कमाना चाहता था। शाह आलम अंग्रेजों की सहायता से दिल्ली का सिंहासन पुनः प्राप्त करना चाहता था, और उसने अंग्रेजों से यहाँ तक कह दिया था कि वह सुजाउद्दौला का साथ छोड़ने और बंगाल अंग्रेजों को देने को तैयार है, बशर्ते अंग्रेज उसकी मदद करें। तो यानी कि सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे, कोई राष्ट्रवाद के लिए नहीं लड़ रहा था। आपको पता होगा कोई ये नहीं सोच रहा था कि भाई अपना भारत है इसके लिए लड़ना है। सभी लोग मिल करके, अगर ये तीनों लोग खुद में मिल भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तीनों व्यक्तियों में यानी कि उसमें प्लानिंग चल रही कि अब जो है अगर इसको मैं हरा दूंगा मीर कासिम को, मतलब उसको अंग्रेजों को, उसके बाद में हम ये करेंगे हम वो करेंगे। अंग्रेजों से मदद मांग रहे हैं, उनसे लड़ाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इधर उधर मदद भी मांग रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें। तो अंग्रेजों को लगा कि ये लोग वैसे हैं एकदम से, कुछ मतलब नहीं इनका। इसके अलावा शाह आलम मीर जाफर को भी बंगाल का नवाब मतलब कि मानने को तैयार था, और बशर्ते वह दोबारा नवाब बनने के एवज में सम्राट को 28 लाख की नज़र प्रस्तुत करे। ये भी नज़र माने एक प्रकार से प्रस्तुत, मतलब 28 लाख रुपए दे, तो फिर एक प्रकार से वो बंगाल का नवाब बनने को एक प्रकार तैयार रहेगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई। तो कुल मिलाकर के ये बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध ये सब इसका ये कारण था। बक्सर के युद्ध के बाद में क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि शाह आलम, सुजाउद्दौला, मीर कासिम ये लोग एक प्रकार से अपनी सेनाओं को लेकर के बिहार की ओर प्रस्थान करते हैं, और यह सेना प्रमुख रूप से सुजाउद्दौला की ही सेना थी खास करके।
1748 ईस्वी में आप देखते हैं जो है सेंट टोमे के युद्ध से अंग्रेज यह समझ चुके थे कि एक छोटी सी प्रशिक्षित सेना जो है बड़ी भारी भारतीय सेना को परास्त कर सकती है। लेकिन 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को यह भी समझ में आ गया था कि विश्वासघातियों से भरी हुई है जो है भारतीय सेना, भारी भरकम सेना कभी जीत नहीं सकती, जो कि इसमें विश्वासघात होता है, कुशल संचालन नहीं हो पाता है। यही सब कारणों की वजह से क्या होता है कि जो है ये लोग हार जाते हैं। और कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं युद्ध के पूर्व ही जो है यातना देकर के शुजाउद्दौला ने मीर कासिम का कोच छीन लिया था। युद्ध में पराजित होकर ये मीर कासिम भाग जाता है। बेघर होकर के भागते हुए दरिद्र अवस्था में दिल्ली में 7 जून को 1777 ईस्वी का दिन था, उसी को मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी की बात की जाए तो बक्सर में ही निर्णायक युद्ध हुआ और विरोधी सेना के अनेक अधिकारियों को अपनी ओर मिला करके अंग्रेज पहले ही कूटनीति सफलता हासिल कर चुके थे और अंग्रेज की सेना जो है कमान हेक्टर जो मतलब कि हेक्टर मुनरो जो था उसके हाथ में थी और उसने क्या कर लिया, एक प्रकार से फिर अंग्रेजों को विजयी बनाया। और ये भी जो बक्सर का युद्ध था, अब इससे पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने समझ लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब कि अब ये भारत के लोग जो हैं ऐसे कैसे रहे, मतलब कि इन पर शासन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग एकदम से वैसे हैं जैसे बोल सकती हो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं और यही सब आपको इसमें पढ़ना था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। यहाँ पर कुछ पॉइंट हम समझेंगे जो कि एक प्रकार से रिवीजन के तौर पर होगा। पहला पॉइंट, बंगाल के नवाब जो थे शुरुआत से ही नवाब अली वर्दी खान ने यूरोपीय को मधुमक्खियों की उपमा दी थी, तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनेगा, बता दीजिएगा। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे चूंकि इन दोनों के बीच में संधि हुई थी। इसके अलावा बंगाल की प्रथम क्रांति, यानी बंगाल की प्रथम क्रांति कब हुई थी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बंगाल की प्रथम क्रांति बोले प्लासी के युद्ध जो जिसको बोलते हैं, कब हुआ था भाई? 23 जून 1757 ईस्वी के बाद संपन्न होती है, जबकि सिराजुद्दौला की जगह पर उसका सेनापति जो होता है मीर जाफर वो नवाब बनता है। और दूसरा, बंगाल की द्वितीय क्रांति कब होती है? 20 अक्टूबर, यानी द्वितीय युद्ध जो होता है बंगाल का 17 अक्टूबर 1760 ईस्वी, मतलब 20 अक्टूबर 1760 ईस्वी को उस समय हुई, जबकि मीर जाफर की जगह पर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया होता है। और बंगाल की तृतीय क्रांति कब होती है? उस समय होती है जबकि मीर कासिम की जगह पर जुलाई 1763 ईस्वी में दोबारा से मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है। और उसके बाद में यहीं पर आप देखते हैं युद्ध भी होता है, बक्सर का युद्ध। अगला पॉइंट, मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग के हाथों सिराजुद्दौला की हत्या कराई थी, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्लाइव ने नज्म उद दौला को नवाब बनाया था। और इसके बाद में अगला, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को अल्पवयस्क नवाब जो है मुबारक उद दौला का संरक्षण नियुक्त कर दिया था। और अगला पॉइंट आप देखेंगे, अमी चंद ने क्लाइव और मीर जाफर के मध्य हुए षड्यंत्र को सर्वाधिक सार्वजनिक करने की धमकी दी थी। तब क्लाइव ने एक फर्जी संधि पत्र बनवाया और उस पर अमीचंद की मांगे मान ली गई। जब वाटसन ने इस जाली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो क्लाइव ने खुद उस पर फर्जी लाल कागज पर वाटसन के जाली हस्ताक्षर भी कर दिए थे, ये भी एक प्रकार से था। इसके अलावा अच्छा, अंग्रेज लोग कल बल छल सभी का प्रयोग करते थे। अगला है, प्लासी के युद्ध में केवल मीर मदान, मोहनलाल और फ्रांसीसी तोपची जो थे उन लोगों ने जम करके युद्ध किया था प्लासी के युद्ध में, और बाकी लोगों ने एक प्रकार से मीर जाफर जो था मतलब वो उन लोगों ने मना कर दिया था लड़ने के लिए। अगला देखेंगे, मीर कासिम के द्वारा बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की गई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता रहता है ऐसा। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, लगभग यहाँ पर 24-25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बंगाल के नवाब की अगर बात की जाए तो बंगाल के नवाब जो हुए हैं वो कुछ और शासनकाल उनसे कब से कब तक रहा है, इसको एक पॉइंट में समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा पढ़ने में। पहली बात तो ये कि मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां की बात की है तो ये कब से कब तक रहा? 1713 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, 1727 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहता है। ठीक है, सुजाउद्दीन की अगर बात की है 1727 में गद्दी पर आता है, 1739 तक गद्दी पर बैठता है। 1739 में आता है सरफराज खां, वो रहता है और 1 साल तक यानी 1740 तक रहता है। 1740 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है अली वर्दी खां और 1756 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद में आता है सिराजुद्दौला। कौन आता है भाई? इसके बाद में आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की अगर बात की जाए तो ये इसकी मौसी का मतलब कि इनका नाती होता है अली वर्दी खां का। ठीक है, क्या होता है? अली वर्दी खां का नाती होता है, इनकी सबसे छोटी पुत्री का लड़का होता है सिराजुद्दौला। तो ये 1756 ईस्वी में मात्र 20 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है, 1757 तक शासन करता है।
1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद सिराजुद्दौला के बाद में आता है मीर जाफर। मीर जाफर जो होता है ये 1757 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, 1760 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहता है। उसके बाद मीर कासिम आता है, 1760 में गद्दी से बैठता है, 1764 तक रहता है। उसके बाद फिर से मीर जाफर, अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी पर बैठा नवाब बनाया 1763 से लेकर के 2 साल 1765 तक मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। उसके बाद में नज्म उद्दौला को अंग्रेजों ने मीर जाफर को परास्त करके मतलब मीर जाफर के स्थान पर नज्म उद्दौला को मतलब बनाया। मीर जाफर के बाद में 1765 से लेकर के 1766 ईस्वी तक शासन किया, 1 साल तक नजमुद्दौला ने। उसके बाद में सैफुद्दौला आता है, 1766 से लेकर के 1770 ईस्वी तक नवाब का मतलब बंगाल का नवाब रहा ये। और उसके बाद में मुबारक उद्दौला आता है, ये 1770 से लेकर के 1793 ईस्वी तक शासन करता है। तो इस प्रकार से बंगाल के कुछ नवाब थे जिसके बारे में मैंने बताया। थोड़ा सा कुछ और डेट आप ध्यान रखेंगे, और डेट क्या है यहाँ पर थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे, उसके बाद में मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर बढ़ता हूँ और कुछ आपका टेस्ट हो जाए कि आपने क्या क्या पढ़ा जो आपको ध्यान है। आगे देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया आपसे पूछेगा तो बोलेंगे हुगली नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला, काल कोठरी की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1757 ईस्वी को हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जो है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर को 1764 ईस्वी में, ठीक है। बिहार में राजा सितबराय और बंगाल में मोहम्मद रजा खान नायाब दीवान बनाए गए थे, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1765 ईस्वी में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सभी की दीवानी प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि जो होती है उस संधि के द्वारा सुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय इन तीनों के बीच में संधि होती है। 1767 ईस्वी में रोगग्रस्त होने की वजह से लॉर्ड क्लाइव जो होता है इंग्लैंड लौट जाता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट पूरा लगभग समाप्त हो जाता है आपका। तो आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप इनके उत्तर को कैसे दे पाएंगे, यानी कि आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। यानी अगर आपने मन लगा कर ये वीडियो पूरा अंत तक देखा है निश्चित तौर पर आप अच्छे तरीके से इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है भैया, पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम कोठी 1651 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? Where did the British establish the first factory in Bengal in 1600 मतलब कि जो है 1651 AD? फटाफट से बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? हुगली नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। हुगली में स्थापित करी थी। कहाँ पर? हुगली में। अगला प्रश्न हुगली स्थान भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस बंगाल के नवाब ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की संज्ञा दी थी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताएंगे। व्हिच नवाब ऑफ बंगाल कॉल्ड यूरोपियंस बीस? बताने का प्रयास करेंगे। 20 बताएं। अली वर्दी खान ने कहा था, सिराजुद्दौला ने, मीर कासिम ने, मीर जाफर ने? तो किसने कहा था भैया? अली वर्दी खान ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा था? अली वर्दी खान ने। अगला प्रश्न आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न है, बहुचर्चित ब्लैक होल घटना किस तिथि को हुई थी? व्हाट वाज द डेट ऑफ द फेमस ब्लैक होल इवेंट? ब्लैक होल इवेंट जो हुई थी, ब्लैक होल इवेंट, तो ब्लैक होल इवेंट मतलब कि जो एक प्रकार से यानी कि जो एक प्रकार से काल कोठरी की घटना बोल सकते हो इसको। ये कब हुई थी? ये कब हुई थी भैया? ये हुई थी आपकी 20 जून 1756 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कब हुई थी? 20 जून 1700 कौन सा भाई? 1700 आपका 61 ईस्वी, सॉरी कब हुई थी? कौन सी घटना? काल कोठरी की घटना 1757 ईस्वी, 20 जून 1757 ईस्वी को घटना हुई थी। 20 जून 1757 नहीं है, 1757 बोला जाएगा, 1757 ईस्वी बोला जाएगा। 56 है क्या यहाँ पर? 57 कर लीजिएगा, ये 57 है, ठीक है। यहाँ पर 57 कर लीजिएगा, 70। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा कि 56 में हुई थी। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। काल कोठरी की घटना जो हुई थी वो कब हुई थी? काल कोठरी की घटना बड़ी फेमस घटना है, आप सभी को पता होनी चाहिए। काल कोठरी की घटना कब हुई थी भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना कब हुई थी? फटाफट से बताएंगे सभी लोग। काल कोठरी की घटना जो हुई थी बहुत ही एक प्रकार से फेमस घटना है। अंग्रेज अधिकारी जो थे उसमें लगभग 146 अधिकारियों को समाहित किया गया था। बताएं, ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी ये कब हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। 57 नहीं, 1756 ईस्वी। यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रकार से मैं गलत यहाँ पर बोल दिया हूँ। एक मिनट, वही मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर 1757 कैसे हो गया था। कालकोटी घटना यहाँ पर 56 कर लीजिएगा। ओके, 56 करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा था? कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा था भाई? कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी ये था, बहुचर्चित ब्लैक होल। चौथा प्रश्न, बहुचर्चित ब्लैक होल घटना का रचयिता कौन था? बताएं। हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस ब्लैक, मतलब की ब्लैक होल फेनोमेनन? फटाफट से बताने का प्रयास करें, किसने लिखा था? चौथा, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो है J.Z. हॉलबेल। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा था? हु नेम्ड कलकत्ता एज अलीनगर? किसने रखा था भैया? किसने रखा था? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। ओके, अगला प्रश्न, छठवां नंबर प्रश्न है, क्लाइव ने किसके साथ मिल करके नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताएंगे। क्लाइव ने किसके साथ मिल करके नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था? Whom did Clive join with him and जो है कंस्पायर्ड अगेंस्ट नवाब सिराजुद्दौला? बताएं, किसके साथ मिलकर के किया था? तो वो था, व्यक्ति का क्या नाम था? मीर जाफर के साथ, राय दुर्लभ और जगत सेठ और अमीचंद, इन तीनों से मिलकर के क्या किया था? लॉर्ड क्लाइव के साथ, मतलब कि लॉर्ड क्लाइव जो था, इन तीनों के साथ मिलकर के नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। ओके, अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न देखेंगे, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया? बताएं। हु लीड द जो है फोर्सेस ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी? किसने किया था? फटाफट से बताने का प्रयास करें, किसने किया था भाई? मीर जाफर ने भी किया था, मीर मदान ने भी किया था और राय दुर्लभ ने भी किया था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। राय दुर्लभ और मीर मदान, मतलब कि राय दुर्लभ, मीर जाफर, ये लोग तो एक प्रकार से मिल चुके थे अंग्रेजों से। मीर मदान ने लड़ा था अंत तक, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, इन सभी ने करा था। अगला प्रश्न है, आठवां नंबर प्रश्न है, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में कौन बहादुरी के साथ लड़ा? हु फाइट विथ ब्रेवली इन द बैटल ऑफ प्लासी 3 जून 1757? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 23 जून, प्रश्न बड़ा इधाकर, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में कौन बहादुरी के साथ लड़ा था भैया? तो मीर जाफर, मीर मदान या राय दुर्लभ, कौन लड़ा था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो मीर मदान लड़ा था, ऑप्शन नंबर इसका बी लगाएंगे, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, मीर मदान जो बहादुरी के साथ लड़ा था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है, क्लाइव का सियार किसे कहा जाता है? क्लाइव का सियार, हु वाज द नोन एज क्लाइव्स जयकाल? सिराजुद्दौला को, मीर जाफर को, मीर कासिम को या राय दुर्लभ को? तो क्लाइव का सियार जो कहा जाता है भैया, क्लाइव का सियार कहा जाता है मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित करी थी? हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम जो है मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? बताएं, मीर जाफर या सिराजुद्दौला, मीर कासिम या अली वर्दी खां? तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित करने वाला जो विद्वान, मतलब कि जो व्यक्ति था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सियार उल मुतखौरीन का लेखक कौन था? हु वाज द ऑथर ऑफ सियार उल मुतखौरीन? खैरीन, फटाफट से बताएंगे। गुलाम हुसैन, धनलाल चटर्जी, अबुल फजल या मीर कासिम? तो सियार, प्रश्न बड़ा ही धाकड़ है, सियार उल मुतखैरीन का लेखक कौन था? तो इसका लेखक कौन था भैया? इसका लेखक था गुलाम हुसैन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ चुका है अगला प्रश्न क्या है? 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि सियार उल मुतखैरीन, प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न है आपका कि सियार उल मुतखैरीन के लेखक गुलाम हुसैन ने बंगाल के किस नवाब की प्रशासनिक उपलब्धियों को तारीफ की थी? द एडमिनिस्ट्रेशन अचीवमेंट्स ऑफ विच नवाब ऑफ बंगाल हैव बीन अप्रिशिएटेड बाई गुलाम हुसैन द ऑथर ऑफ सियार उल मुतखैरीन? बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, मीर कासिम। ओके, अगला प्रश्न आप देखेंगे, 13वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न है आपका कि बंगाल के किस नवाब ने बिहार के उप सूबेदार राम नारायण को निलंबित किया और मार डाला? बताएं, व्हिच नवाब ऑफ बंगाल सस्पेंडेड एंड किल्ड राम नारायण द डेप्टी जो है सूबेदार ऑफ बिहार? बताएं। बंगाल
थोड़ी सी तबीयत डाउन है। बताएं, बंगाल के किस नवाब ने बिहार के उप सूबेदार का नाम जो है राम नारायण को निलंबित कर दिया और मार डाला? किसने करा था ऐसा? किसने करा था? मीर कासिम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 14वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किस शक्ति को पराजित किया था? Which power was defeated by Britishers in the Battle of Buxar 1764 AD? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किस शक्ति को पराजित किया था? किस शक्ति को पराजित किया था भैया? तो शक्ति थी मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था दिल्ली में, शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था, मीर कासिम बंगाल का नवाब था। अंग्रेजों ने इसको भगाया मारपीट करके, ये भागा और उसके बाद में इन दोनों से मिला। ये दोनों भी इसके खजाने को लूटने के प्रयास ही में थे। तो कई सारी चीजें हुई, तो इन सभी को ऑप्शन नंबर इसका डी, इन सभी के खिलाफ जो है अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा और अंग्रेजों ने जीता। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे 15वां नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के बीच कब संपन्न हुई? When the Treaty of Allahabad was जो है concluded between British and शुजाउद्दौला? फटाफट से बताएंगे, अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के बीच में इलाहाबाद की संधि कब संपन्न हुई थी? कब संपन्न हुई थी भैया? तो संपन्न हुई थी अगस्त महीना था 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया अगस्त 1765 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 16वां नंबर प्रश्न देखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू करी? Who implemented dual government system in Bengal? बताएं, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हॉलवेल या फिर वेंस्टार्ट? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू करी? किसने लागू करी थी भैया? किसने लागू करी थी? लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the deputy diwan of Bihar by the West India Company? मतलब द बेस्ट इंडिया कंपनी। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, वेस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, बताएं, ईस्ट इंडिया कंपनी बताएं। इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो किया गया था राजा सितबराय को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 18वां नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया? फटाफट से बताएंगे। हु वाज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी दीवान ऑफ बंगाल बाई द ईस्ट इंडिया कंपनी? बताएं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? राय दुर्लभ को, राजा सत्यबाराय को, या मोहम्मद रजा खां को, या राम नारायण को? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने मोहम्मद रजा खां को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे 19वां नंबर प्रश्न है, बड़ा धाकड़ प्रश्न है भाई, बड़ा प्रश्न है। प्रश्न है 19वां नंबर कि 1858 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने कहा था कि मैं पूर्ण निश्चय के साथ कह सकता हूं कि इस पृथ्वी पर कोई भी सभ्य सरकार इतनी भ्रष्ट, इतनी विश्वासघाती, इतनी लुटेरी नहीं होगी जितनी कि 1765 ईस्वी से लेकर के 1784 ईस्वी के बीच भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी। ये एक प्रकार से किसने कहा था? ब्रिटिश हाउस कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट में 1858 ईस्वी में। जब 1858 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, 1857 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी, आप सभी को पता होगा। उसके बाद में 1858 ईस्वी का अधिनियम भी आया था वहीं से बन करके, तो वहीं पर विचार मतलब की बहस हो रही थी 1858 ईस्वी में ही ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो उसमें किस व्यक्ति ने ऐसा कहा था? सर जॉर्ज कॉर्नवाल ने कहा था, विलियम वोल्ट्स ने कहा था, रिचर्ड बीचर ने कहा था, या फिर वेंस्टार्ट ने कहा था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको कहा था किसने भाई? सर जॉर्ज कॉर्नवाल ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न है, क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का निर्माता ही नहीं अपितु भविष्य का अग्रदूत भी था। लॉर्ड क्लाइव जो अंग्रेजों का एक प्रकार से था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, यह किसने कहा था? क्लाइव वॉज नॉट ओनली अ फाउंडर ऑफ इंग्लिश एम्पायर इन इंडिया बट ऑल्सो जो है
हार्विनेगर ऑफ द फ्यूचर, बताएं हु सेड दिस, किसने कहा था? क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का निर्माता ही नहीं कौन था, बल्कि या अपितु भविष्य का अग्रदूत भी था। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था पर्सिवल स्पीयर ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न 21 नंबर, 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित किया, यह किसने कहा था? ड्यूरिंग 1765 to 1772 द कंपनी एस्टेब्लिश्ड अ रोवर स्टेट इन बंगाल। बताएं किसने कहा था? 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक कंपनी ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित किया। तो किसने कहा था भाई, किसने कहा था ऐसा कहने वाले जो विद्वान है उनका नाम है KM पाणिक्कर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, बंगाल में साम्राज्य निर्माता किस गवर्नर को कहा जाता है? बताएं व्हिच गवर्नर ऑफ बंगाल वाज सेड टू बी द किंग मेकर ऑफ बंगाल? क्लाइव को, पेनस्टार्ट को, लॉर्ड मतलब कि हॉलबेल को, या वारेन हेस्टिंग्स को? तो बंगाल में साम्राज्य निर्माता किस गवर्नर को कहा जाता है भैया? साम्राज्य निर्माता कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव को ही। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक मिनट, तेईस नंबर प्रश्न क्या है कि क्लाइव के दूसरी बार भारत में आगमन से इस देश में हमारा राजनीतिक उत्कर्ष हो गया, यह किसने कहा था? जो है विद द अराइवल टू क्लाइव इन इंडिया फॉर द सेकंड टाइम और पॉलिटिकल मतलब कि फ्लोरिशिंग स्टार्टेड इन द कंट्री, हु सेड दैट? क्लाइव के दूसरी बार भारत में आगमन से इस देश में हमारा राजनीतिक उत्कर्ष हो गया, यह किसने कहा था? ऐसा कहने वाला विद्वान था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की बात की जाए तो ये विद्वान भी था। विद्वान क्या था? आते हमारे सामने बैठ जाते, मतलब कि हमारे सामने नहीं, हमारे जो भारतीय विद्वान थे, ठीक है, उनके सामने बैठ जाते पता चलता इसने बहुत बुराई करी है भारत की शिक्षा नीति की बुराई, मतलब इसकी ही शिक्षा नीति बनाई हुई है जो आजकल चल रही थी अभी तक। ठीक है, मतलब इसने ही उसी तरीके से नियम, बहुत सारा नियम इसी का अभी तक चल रहा है, अभी भी नई शिक्षा नीति में भी। ठीक है, क्योंकि इसी का जो है नीति थी कि 33% पर भारतीयों को पास करा जाएगा और 66% पर एक प्रकार से अंग्रेज, मतलब कि जो अंग्रेज के बच्चे होंगे जब वो 100 में से 66 नंबर पाएंगे तो वो पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे। अगर भारत के चूंकि लोग पढ़ नहीं पाते हैं, नहीं जानते हैं पढ़ना लिखना, तो अगर वो 33 नंबर पाए जाते तो उनको पास कर दो। इसने कहा था कि भारत वाले कुछ नहीं जानते हैं, जबकि भारत से ही वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, तमाम सारे ग्रंथ हैं भारत में। भारत जो है इतने ग्रंथों की एक प्रकार से पृष्ठभूमि, इतनी ग्रंथों की पृथ्वी है कि पूरे की यूरोप को अगर तौलें, पूरे यूरोप की अगर पुस्तकों को रख दें और भारत के नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की पुस्तकों को रख दें तो उन सभी की पुस्तकें एक प्रकार से यहाँ की पुस्तकों से कम पड़ जाएंगी। और आपको मैं बता दूं, उसने ये भी कहा था, लॉर्ड मैकाले ये था, इसने ये भी कहा था कि अगर यूरोप की किसी एक पुस्तक को उठा लिया जाए, किसी लाइब्रेरी की कोई पुस्तक को, किसी भी लाइब्रेरी में जाकर के उठा लो कोई पुस्तक, और वो पुस्तक और पूरे के पूरे मतलब भारतीय ज्ञान के बारे में भी और अफ्रीकन ज्ञान के बारे में भी दोनों को चैलेंज कर दिया, कहा कि ये सब ज्ञान यहाँ का बेकार है, केवल एक पुस्तक के रखे हुए ज्ञान के बराबर भी ज्ञान नहीं उतरेगा इन लोगों का, हम लोगों का। और आज नहीं मिले मुन्नवा आप, नहीं तो बताया जाता फिर आपको। तो क्लाइव के दूसरी बार भारत आगमन से किसने कहा था कि देश, मतलब कि इस देश में हमारा राजनीतिक उत्कर्ष शुरू हो गया है? ये क्लाइव ने कहा था, सॉरी मैकाले ने कहा था। लॉर्ड मत लगाओ आगे इसके, लॉर्ड माने देवता होता है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, लोग लॉर्ड लगाते थे अपने आगे, लॉर्ड। ठीक है, 24 द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? बताने का प्रयास करेंगे। द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था भैया? हु जो है एबोलिस्ट, मतलब कि एबोलिस्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम? बताएं, कर्जन, लिटन, रिपन या वारेन हेस्टिंग्स? फटाफट से बताएंगे। द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? लागू करा था क्लाइव ने ही। और शासन को समाप्त किसने करा था भाई? इसको समाप्त करने वाले जो व्यक्ति थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
इस प्रकार से आप लोगों ने ये तमाम सारे प्रश्नों को जाना और पूरे के पूरे चैप्टर को आपने विस्तार से समझ लिया। निश्चित तौर पर आपके इस चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा जाना और आपको बहुत सारी चीज़ें को एक प्रकार से आपकी स्क्रीन पर दिखाने का भी प्रयास किया। निश्चित तौर पर आपको ये तमाम सारे ये प्रश्नों की कतार भी अच्छी लगी होगी, यानी कि पहले हम चैप्टर को समझ लेते हैं और उसके बाद में फिर हम प्रश्नों का एक प्रकार से उत्तर देख लेते हैं, तो आपको एक प्रकार से कई सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और बाकी दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, आप आसानी से कर पाएंगे। और जियोग्राफी का यह मॉडल पेपर देख लीजिएगा, लिखित टाइप का मॉडल पेपर है, बहुत धड़ल्ले से बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताने का प्रयास किया गया है। हर पॉइंट को इसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके अलावा आप समाजशास्त्र का तीसरा चैप्टर का वीडियो आ चुका है, इसको भी देख लीजिएगा। ओके, इसके अलावा जो है प्राचीन इतिहास का वीडियो देख लीजिएगा, चैप्टर 2 का, ये भी देख लीजिएगा, प्राचीन इतिहास का है। चैप्टर जो है 2 और 3 मतलब एक प्रकार से ये मध्यकालीन इतिहास के तो हो चुके हैं, यानी कि आज मध्यकालीन इतिहास का ही चैप्टर 3 था। और शिक्षा शास्त्र का हमारा पेपर देख लीजिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, लिखित टाइप के ही हैं, तो आप इन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल करेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू, सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोगों को शुभ रात्रि, धन्यवाद।